इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। आज के दौर में राजनीति के मैदान में साफ कोई से बात करने वाले व्यक्तियों की कमी है। शायद इसीलिए तमाम राजनीतिक योग्यताएं होने के बाद भी पुष्पेंद्र सिंह राजनीति के मैदान से पूरी तरह बाहर भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अंदर भी नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में संस्कृत और संस्कार की राजनीति की और जो सच था उसे डंके की चोट पर बोला। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की दुर्दशा पर बात करते करते उनका गला भर आता है। वर्तमान राजनीति की दशा की जिस तरीके से दुर्दशा है उसे लेकर पुष्पेंद्र सिंह बहुत आहत हैं। पुष्पेंद्र सिंह की खासियत और खूबी के चलते दुष्यंत की 4 लाइनें इनके ऊपर बिल्कुल मुफीद बैठती हैं कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह से बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। केशव जी प्रणाम। आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं जी। तब की भाजपा में और अब की भाजपा में आप क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि जिस दौर में आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उस दौर में भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी, संघर्ष की पार्टी मानी जाती थी, कार्यकर्ताओं के बीच में एक समरसता की पार्टी मानी जाती थी, सामाजिकता की पार्टी मानी जाती थी। उस दौर की पार्टी में और आज की दौर में, बेशक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जिस दौर में आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे उस दौर में सरकार में नहीं होती थी, लेकिन उस दौर की भाजपा में और आज की भाजपा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, हम अंतिम इलेक्टेड अध्यक्ष थे जी, तो हमारे बाद फिर इलेक्शन बंद हो गए थे जी। बेसिक डिफरेंस यही आया है पार्टी के अंदर कि जब कार्यकर्ताओं के वोट से जीत के जिलाध्यक्ष बनते थे जी। तो कार्यकर्ता के प्रति वो जवाबदेह होते थे जी। उनको एक एक कार्यकर्ता को ये लगता था कि ये हमसे ये नाराज़ नहीं होना चाहिए जी। प्रदेश नाराज़ हो जाए, कोई नेता नाराज़ हो जाए चलेगा, हमसे अपना कार्यकर्ता नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद से सिलेक्शन में पार्टी आ गई जी, सिलेक्शन मोड में जी। जहाँ भी सिलेक्शन होता है वहाँ पार्शियलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। वो किसी प्रदेश नेतृत्व का खासम खास हो या कि जिले के 4 लोग मिल करके बना दे, तो हालत वही हो गई कि एक जंगल के शेरों को और 10 तो जंगल के कुत्ते घेर के मार डालते हैं। तो प्रतिभा जो स्वयं प्रतिभा आती थी वो प्रतिभा आना बंद हो गई है, क्योंकि चाटुकारिता उसका मेन मकसद हो गया कि चाटुकारिता के बल पे आप मंडल भी अगर आपको बनना है इस पार्टी के अंदर तो आपको किसी न किसी विधायक की अनुशंसा चाहिए, किसी न किसी सांसद की अनुशंसा चाहिए या किसी वरिष्ठ नेता की अनुशंसा चाहिए, तब आप प्रदेश वाले सुनेंगे। स्वयं में आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करके जनता की सेवा करके आज की भाजपा में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता। मतलब ये कहें कि प्रतिभाओं का बधियाकरण कर दिया गया। एक बात हमेशा पढ़ने में आती है या राजनीति में सुनी जाती है कि राजनीति में पराक्रमी व्यक्तियों का पलायन शुरू हो गया और जो परिक्रमा लगाने वाले थे वो माने वो पदारूढ़ होने लगे। वो सिस्टम सिर्फ जिले से नहीं शुरू हुआ है, ये सिस्टम बिगड़ा है आपके प्रदेश से जी, कि आपने जब संगठन को सत्ता की चेरी बना के रख दिया जी, यानी हम विधायक हैं, हमारे कहने से ही मंडल अध्यक्ष बनेगा, हमारे कहने से ही मंडल कार्य समिति बनेगी, हम कोटा परमिट में 7 विधायक और सांसद के कोटा लेकर के हम जिले की टीम बना देंगे जी। तो स्वाभाविक जो नेतृत्व की प्रक्रिया भाजपा में थी, जो नेतृत्व विकसित करने वाली जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और हम अब जो पदाधिकारी संगठन के बन रहे हैं वो कुल मिलाकर के नेताओं की कालीन है कि वो जब चाहे, या नेताओं का और थोड़ी कठिन क्रूर शब्द कहा जाए कि वो जूते हैं, जब मन पड़े पहन लें, जब मन पड़े उतार दें, जब मन पड़े फेंक दें, जब मन पड़े मार दें। अब उसका असर क्या पड़ा संगठन में
कि संगठन में जिले की टीम जो है या कि मंडल की जो टीम है वो अपने अपने सिफारिश करने वाले नेताओं के इर्द गिर्द तो घूम रही है। उसको पार्टी विचारधारा, पार्टी संगठन, पार्टी की कार्य पद्धति से कुछ लेना देना नहीं। वो जो दीनदयाल जी की अंत्योदय विचारधारा थी, हाँ, वो खत्म। कि हम जो अंतिम, जो समाज का अंतिम पीड़ित व्यक्ति है, अंतिम शोषित व्यक्ति है, जो माने वंचित व्यक्ति है, हम उस तक योजनाओं को लेके जाएं। तो वो प्रक्रिया करीब खत्म हो गई आपके। अब आप निर्णय कर रहे हो जाति पात के आधार पे, आप निर्णय कर रहे हो आपके बड़ी वाली गाड़ी और बड़े पैसे वालों के हिसाब से कि यही चुनाव जीत सकता है आज की राजनीति में। और सही भी है कि आज पार्टी का मूल कार्यकर्ता, जो गरीब कार्यकर्ता, जिसके खून सिरिंज से निकाल के पार्टी यहाँ तक पहुँची है, आज 1980 के भाजपा गठन के समय जो उस बम्बई के अधिवेशन में जो लोग थे, वो 4-5 लोग हम लोग बचे हैं। शंकर लाल जी बचे हैं, हम हैं, निर्मल सलूजा है, अनिल जायसवाल है, ददोली जी जैसे लोग हैं। ऐसे जिले के कुछ और 10-5 लोग हैं। बाकी वो पीढ़ी खत्म हो गई आपके। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो चीज़ खत्म हुई, इस चीज़ को खत्म करने में इन नेताओं का भी तो हाथ है। जैसे आपने अभी कहा बम्बई अधिवेशन में कि निर्मलजीत सलूजा एक छात्र नेता के रूप में सतना शहर में उनकी पहचान होती थी, लेकिन अचानक से पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब होना, या शंकर लाल तिवारी की पहचान होती थी कि वो आम आदमियों की आवाज़ हुआ करती थी इस शहर में, लेकिन जैसे वो विधायक बने तो आम आदमी भी उनके नज़दीक जाने से कतराने लगा और आवाज़ तो उनकी ख़त्म ही हो गई करीब करीब। लेकिन पार्टी संगठन जब इस प्रकार का निर्णय लगे कि 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी को उनके वार्ड में किसको टिकट दिया ये न पूछा जाए। पुष्पेंद्र सिंह भाजपा के जो 2 बार के जिला अध्यक्ष, उन जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में संगठन अगर चर्चा करना बंद कर दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के साथ विंध्य क्षेत्र में हुआ है कि विंध्य क्षेत्र को इस सत्ता की लिप्सा ने भारतीय जनता पार्टी को डस्टबिन बना के छोड़ दिया है। आपने दूसरे दल के इतने सारे लोगों की एंट्री दी थी जीत की अभिलिप्सा में, जबकि हम इस मुकाम पे भाजपा पहुंच गई थी कि हम अपने लोगों, ओरिजिनल लोगों का प्रयोग करते तो भी हम चुनाव जीतते। लेकिन हम 80% भाजपा थी, 10% लेके कोई आया, हमने उस 10% वाले के ऊपर विश्वास किया, उसको टिकट दे दिया। तो जो देखिए 80 के दशक में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुआ है वो 2 तरह का कार्यकर्ता था। या तो वैचारिक आधार से उसको हिंदू राष्ट्र अच्छा लगता था, उसको हिंदुत्व अच्छा लगता था, उसको राम जन्मभूमि अच्छी लगती थी, उसको काशी विश्वनाथ अच्छा लगता था, उसको कॉमन सिविल कोड अच्छा लगता था, उसको धारा 370 अच्छी लगती थी। ये 4-5 जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे प्रभावित होकर एक बहुत बड़ी टीम संघ की और भाजपा में एक अपना जीवन देने के लिए तैयार थी। अब उसके बाद आज की डेट में क्या हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान जो भाजपा का विंध्य क्षेत्र में हुआ है कि आपके घर से पिछले 30 सालों से भाजपा की शुरुआत होती थी। हमारे राम सुंदर तिवारी जैसे कार्यकर्ता है, कमलेश पांडे जैसे कार्यकर्ता है, रमेश तिवारी कलवलिया जैसे कार्यकर्ता है, नरेंद्र गौतम जैसे कार्यकर्ता है, गुरुप्रसाद सिंह है, शिवा मिश्रा है, ऐसे अनाम 2-4 हज़ार कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल 40 साल भारतीय जनता पार्टी में समर्पित किए। हमने अपना संघर्ष जो है वो पूरा, मैंने अपनी जवानी जो है वो पूरी भाजपा में लगा होम कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे दल के लोग आ गए, उनके साथ उनकी टीम भी आई। तो जो हमारा कार्यकर्ता 30 साल से मर रहा था, जिसका चेहरा भाजपा था, जिसकी पहचान भाजपा थी, अब उससे जिससे वो लड़ रहा था अपने गाँव में, वही हमारा मंडल अध्यक्ष बन गया कि मंडल पदाधिकारी बन गया कि नेता का खास है, इसलिए वो प्रभावशाली हो गया भाजपा के अंदर। तो अभी तक क्या होता है कि केशव जी, हम लोग भोपाल जाते हैं, कई बार मंत्री मिनिस्टर नहीं मिलते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता नहीं मिल पाते समय व्यस्तता के कारण। हमें कोई बुरा नहीं लगता है कि हमारे सतना का कोई कार्यकर्ता हमें नहीं देख रहा है कि हमारा सम्मान ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे गाँव में जिस घर से हमारी भाजपा शुरू होती थी, जो हमारा बैकबोन था, उसका अपमान हमने उसके गांव में कर दिया। अब जिससे वो संघर्ष कर रहा था वो हमारा नेता हो गया उस कार्यकर्ता का, और वो कार्यकर्ता इतना उपेक्षित हो गया, इतना पीछे चला गया, उसको मजाक बनाते हैं गांव में लोग। ये 40 साल से मर रहा था, ये कुछ नहीं, हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम मंडल के पदाधिकारी हैं, ये दरी बिछाने से हमको विधायक पहचानता है, हमको सांसद पहचानता है, और इसको कोई नहीं पूछता। उसके घर से कोई उससे बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने विंध्य क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को उसके गांव में अपमानित कर दिया।
अब वो इस प्रकार रिएक्ट करने लगा है कि अब इसी के मत्थे वोट ले लेना और हम बताएंगे हम कौन है। तो 30 साल की जो उसके घर थे चिन्हित, जो उसके चेहरे से वोट मिलते थे, वो सब माइनस में चला गया आपके। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है जी। और अब लोग ये कह रहे हैं कि माने एंटी इनकम्बेंसी है सरकार। और इन 18 साल में जो आपने अभी कहा कि इन 18 साल में दिन प्रतिदिन हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का एक नया तौर तरीका ढूंढते चले आए। तो ये जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है या और ये जो अनवरत सिलसिला जारी है, उसको आप क्या मानते हैं कि उसका जो आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आज तो हम इस मुकाम पे खड़े हो गए हैं कि आज प्रदेश का कोई नेतृत्व आकर के उस कार्यकर्ता के घर जाएगा कि अरे नहीं भैया चलो यार, भाजपा की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कहेगा 18 साल में हमको तो हमारी याद तुम्हें नहीं आई, अब चुनाव आया इसे तुम्हें पूछ रहे हो। एक हम लोग के जो वरिष्ठ थे सतना के अंदर, दादा सुखेंद्र सिंह थे, रामित गुप्ता थे, मागी राम जी थे, केदार नायक थे, नागेंद्र सिंह जी थे, प्रभाकर सिंह जी थे। ऐसी नेताओं की टीम थी जो 5 साल 365 दिन कार्यकर्ता का दर्द अगर कोई होता तो उसमें 24 घंटे वो खड़े रहते थे। आज तो भाजपा कार्यकर्ता इसमें संघर्ष कर रहा है कि अगर वो किसी विधायक के पास चला गया तो हमारे दूसरे नेता नाराज हो जाएंगे, अगर वो संगठन के पास चला गया तो बाकी दोनों नाराज हो जाएंगे। वो जाए तो जाए कहाँ कार्यकर्ता वो। और इस असमंजस में इतना अपमानित हो गया है कि अब वो किसी प्रकार लाइन में आने के लिए तैयार नहीं होगा आपके। दीपक जोशी, जो कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैलाश जोशी भी माने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक बड़ा चेहरा होते थे, उनके बेटे कांग्रेस में चले गए। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? ये इतनी दर्दनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी कि जिस पीढ़ी ने भारतीय जनसंघ की शुरुआत की थी, कैलाश जोशी, पटवा जी, सकलेचा जी, ये मूल कार्यकर्ता हैं जो ठाकरे जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मात्र 16 साल लगे थे और 16 साल में 67 में संवित का प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी बन गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। 1950 में ठाकरे जी आए थे। आज उस परिवार अगर हम संतुष्ट नहीं कर पाए, अगर वो परिवार हमसे दूर होकर चला जा रहा है, तो ये बेसाही फौज जो हम जोड़े हैं ये कितने दिन काम करिए। माने ये पीड़ा और ये जो वेदना है, अगर इसको सत्ता के सिंहासन में बैठ करके हम उस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सीधा तौर पे यही कहा जाएगा कि माने हम सरकार में बैठ करके बेलगाम हो गए। हाँ। या हम अपने आदमियों को पहचानना भूल गए। आपने अब एक उदाहरण बिजरावगढ़ का है जी। पद्मा शुक्ला जैसी एक गरीब कार्यकर्ता जी संजय पाठक जी से चुनाव लड़ती है जी। 800 वोट से चुनाव हार जाती है जी। 800 वोट से हारने वाली महिला को हम घर बैठा देते हैं, जो 800 वोट से हारा तो उसको हम सर्वोच्च सत्ता दे देते हैं। 60 साल में पहली बार मोतीलाल तिवारी मैहर से विधायक हुए, पहली बार। 60 साल में भाजपा वहाँ कभी नहीं जीती। चित्रकूट और मैहर हम लोकसभा कभी नहीं हारते थे, अब विधानसभा हमेशा हार जाते थे। पहली बार हमारे वो 20 कार्यकर्ता जो पुराने थे, वो मोतीलाल जी को टिकट मिली, चुनाव जीत के वो पहली बार विधायक बने। उसके बाद हमने इतने प्रयोग किए कि बम बम महाराज आ गए, नारायण आ गए, अभी एक नए और आ गए हैं, श्रीकांत जी आ गए, लेकिन हमारा वो कार्यकर्ता जिसने इतिहास बनाया था वो उपेक्षित है। वो भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता नहीं कर पाई इन 20 साल की सत्ता में कि हमारा वो कार्यकर्ता कहाँ है जिसके बल पे हम पहली बार मैहर जीते थे। तो ये जो पीड़ा है, जो ये वेदना है आपकी, ये पीड़ा और ये वेदना ये न सिर्फ सतना की ये पीड़ा है बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। और मुझे लगता है कि उस पीड़ा को आप स्वर देने का काम कर रहे हैं। तो कभी आपकी भारतीय जनता पार्टी के जब वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होती है तो क्या इस पीड़ा और वेदना को वरिष्ठ नेता महसूस नहीं करते? केशव जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े जागरूक पत्रकार हैं। सतना में जो गिने चुने पत्रकार, उसमें हम आपका स्थान हमारे दिलो दिमाग में है, जो दिमाग से पत्रकारिता करते हैं। बाकी सब लोगों को तो जैसे पत्रकारिता चल रही सभी को मालूम है। आप ये बताओ कि ये कष्ट जो पूरे प्रदेश में, खास तौर से बिंद क्षेत्र में ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है जी,
आज विंध्य क्षेत्र में आप सतना की बात ले लो, एक शंकर लाल तिवारी, एक नागेंद्र सिंह को छोड़ दो, आप बाकी कौन है भाजपा का? कोई नहीं, सब आयातित है। रीवा में देख लो आप, एक पंचूलाल प्रजापति को छोड़कर कौन है भाजपा का जो मूल भाजपा है? सब एक सीधी में केदार शुक्ला को देख लो भी कि कौन भाजपा, इनकी भी सबकी टिकट कट चुकी है जी। ये निर्दलीय गणना लड़ते तो शायद ट्रैक में आ ना पाते, न केदार जी न शंकर लाल जी वगैरह। तो आखिर आप यही नहीं चिन्हित कर पा रहे कौन अपना कौन पराया है। अब विंध्य क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए हैं सब ज्यादा संकट विंध्य क्षेत्र में ही आएगा। तो इस बार जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं 2023 में, इस बार विंध्य क्षेत्र पिछली बार 30 सीट में 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार क्या अंदाजा है आपका? केशव जी आप अच्छे से आकलन करते हो। सतना जिले कौन सी सीट है जिसको हम सुरक्षित मान लें कि ये सीट तो हम जीतेंगे? पहले होता था आज से 20 साल पहले भी कि हम नागौर तो जीत जाएंगे यार, हम रैगांव तो जीत जाएंगे यार, और जो आ जाएंगी जी, लेकिन 2 हमारे लिए पक्की रहती थी जी। तो हालत ये हो गई कि रैगांव के बाई इलेक्शन में हम हार गए। बाई इलेक्शन में जहां सीएम 14 बार आए जी हैं जी, और वहां हम 14,000 वोटों से हार गए चुनाव। और ये तो जनरल इलेक्शन, यहाँ तो हम भी न जा पाएंगे कि ददोली पांडे भी न जा पाएंगे दूसरी विधानसभा में, जो कुछ काम करेंगे अपनी विधानसभा में करेंगे। अभी आपने जो प्रश्न किया कि आपके ऊपर चर्चा नहीं होती है, बड़ा संकट ये हो गया है भाजपा में कि एक टाइम तो ठाकरे जी का, पटवा जी का, जोशी जी का, नारायण प्रसाद गुप्ता जी का, प्यारेलाल खंडेलवाल जी का, ये रिंग राउंड में पूरे प्रदेश में दौड़ा करते रहते थे। ये मंडल स्तर के 10-20 कार्यकर्ताओं को नाम सहित जानते थे कि यार ये हमारा कार्यकर्ता है, क्योंकि परंपरा ऐसी थी कि उन्हीं घर में भोजन करना, वहीं पे रुकना, वहीं पे उनसे बातें करना, उनकी माँ से, उनके पिताजी से, उनकी बीबी से, सबसे उनका परिचय रहता था जी। आज जो 20 साल सत्ता में परंपरा ही खत्म हो गई है आपके। अब तो सर्किट हाउस है, अच्छे होटल हैं, अच्छे होटलों में मीटिंग हो जाती है, कार्यकर्ताओं के पास जो जनसंपर्क था पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो एक मानसिक जुड़ाव और जो एक आत्मीय जुड़ाव, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर था, जो परिवार भाव जो हुआ करती थी, परिवार भाव कि हम आज हम कहते तो है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, लेकिन मतलब कथनी और करनी में कितना अंतर समझ में आता है कि हम कहते तो है देवतुल्य कार्यकर्ता, लेकिन कहीं महसूस नहीं होने पाता कि अभी आए थे अजय जामवाल जी हमारे क्षेत्रीय संगठन का काम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, सतना आए थे जी। तो उन्होंने 20 वरिष्ठ लोगों को बुलाया था जी। भी गए थे उसके अंदर, बुलाया था जी। तो हमने उनसे बोला, हमने कहा अजय जामवाल जी आप 2003 के बाद पहले ऐसे नेता हो प्रदेश से जो आए हो जो 1980 कार्यकर्ताओं से बात करना चाहते हो। इस मीटिंग में हम 5 लोग बैठे हैं जो 1980 के अधिवेशन में बॉम्बे में थे जी। शंकर लाल जी थे, हम थे, निर्मल थे, अनिल जायसवाल थे, 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए थे। हमने कहा इन 20 सालों में आप एक कार्यक्रम बता दो हमें जिस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के भरोसे कोई काम किया हो। आपने तो पार्टी चलाई, कलेक्टर को मैसेज दिया, कलेक्टर ने एसडीएम को दिया, एसडीएम ने सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत को दिया, वो आंगनबाड़ी और वो सब सरपंच सचिव के माध्यम से आपने बस इकट्ठा की, खाना पैकेट दिया, बिस्लरी की बोतल दी, भोपाल भेज दिया, मामा साहब ने भाषण दिया, प्रसन्न हो गए कि बहुत हमारा प्रभाव क्षेत्र, चले आए। एक कार्यक्रम बता दीजिए जो कार्यकर्ताओं के भरोसे हुआ हो। हमने कहा अडवाणी जी की भी सभा हो चुकी है यहाँ पे, अटल जी की सभा हो गई है, जो जिस कार्यालय में बैठे हो आप, ये अटल जी की चरण रज है। उनका 5 लाख की थैली उनको भेंट की थी, तो 2,60,000 हमको जिले का पैसा मिला था, तो हम लोगों ने इससे जमीन खरीदी थी। ये उनकी चरण रज है कार्यालय। और आज 20 साल में आपने एक जगह कार्यकर्ता को प्रयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री सतना आए या कि कोई नेता सतना आए तो वही भीड़, मुख्यमंत्री भोपाल बुलाए तो वही भीड़, कोई कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के भरोसे आपने किया नहीं। हमारी तो आदत ही समाप्त हो गई मेहनत करने की, लोगों से मिलने की, जुड़ने की, हाथ जोड़ने की, ले चलने की, भैया चलो यार रैली जाना तो आप चलो हमसे। तो जब ये परंपरा ही खत्म कर दिया आपने, सिर्फ सत्ता के बल पे, कलेक्टर के बल पे पार्टी चलाना चाहते हो, तो फिर कार्यकर्ताओं को कोई जरूरत भी नहीं है। तो जिस तरीके के अभी चुनावी सर्वे आ रहे हैं, उस सारे सर्वे में करीब एक चीज़ ये डिसाइड है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से 60 सीट तक पहुंच पा रही है। और मुझे लगता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि अजय जामवाल जी जो आए और 80 के दशक के नेताओं से उनने बातचीत की, शायद ये वो उसी पीड़ा
उसी पीड़ा या महसूस करके कि भाई अब कलेक्टर और एसडीएम तो सरकार बना नहीं पाएंगे, वो तो वोट दिलाएंगे नहीं, वो वोट दिलाएंगे नहीं, और सर्वे बार बार यही कह रहा है कि 60 सीट से ऊपर जा नहीं सकते। तो अब 60 सीट से अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ये पुराने आपको लौटना होगा पुराने दिनों की ओर, पुराने उन कार्यकर्ताओं को ध्यान देना होगा। लेकिन 30 साल में आपने इतना अपमान कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं, गांव में बैठे बैठे कार्यकर्ताओं का, जिसने अपने बच्चों को बिस्कुट नहीं खिलाई, बर्फी नहीं खिलाई, उसने उन भारतीय जनता पार्टी नेताओं को माला पहनाया है, अपने घर में खाना खिलाया है और नाश्ता कराया है। वो गरीब कार्यकर्ता, उसका जो दिल हमने तोड़ा इन 25-30 सालों में, कोई फोरम ही नहीं बचा था जहां पे जाके अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके आपके। तो ये जो 60 सीट तक भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है, जो सर्वे बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब ये कार्यकर्ताओं की पीड़ा, वेदना, तकलीफ, अपमान, ये माने उभर कर उसका परिणाम सामने आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो पीड़ा और ये वेदना और इस अपमान को दूर करने का क्या माने अभी कोई ऐसा माध्यम बचा है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा सकती हो? सरकार बचाने का एक तरीका है जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना अच्छे से जानने लगी है जी, चुनाव में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं उसका प्रयोग करना अच्छे से जानने लगी है। रैगांव, चित्रकूट, सब जगह हम लोगों ने देखा है जी, और जनता भी बिकने के लिए तैयार है जी। आज की जनता का भी एटीट्यूड हो गया है जी, जनरेशन चेंज हुई है राजनीति में जी, अगर हम लौटेंगे पुराने की ओर। जी, और इस बार पार्टियों का बहुत ज्यादा भूमिका नहीं इस चुनाव में जी, इसमें हमारा जहाँ तक आंकड़ा है 75% कैंडिडेट का व्यक्तित्व कैसा है, पीठ पीछे उसके विषय में जनता क्या चर्चा करती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। पार्टी का रोल सिर्फ 25% रह जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। कांग्रेस का प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि हम 20 साल से लगातार सत्ता में हैं। आज हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम जनता के बीच में जाके कह सकें कि यार हम ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। मतलब पंच से लेके हाँ, मैंने लोग डबल इंजन की सरकार करते हैं, यहाँ ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन तक सरकार है। भाई ट्रिपल इंजन की सरकार ये हो गई कि जिला पंचायत का अध्यक्ष आपका है, और 4 इंजन की सरकार ये हो गई कि सरपंच भी आपका है। अब 4 इंजन के बाद 5th इंजन ये हो गई कि पंच भी आपके हैं। अब अगर 5th इंजन के बाद भी अगर गाँव का विकास नहीं हुआ तो फिर आप क्या कहोगे कि विकास या तो गर्भ में नहीं आया, और ये गर्भ में आया तो फिर उसकी भ्रूण हत्या हो गई। नहीं, सबसे बड़ा चिंतनीय विषय यह है कि इतनी लोक जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की, जैसा कि पैदा होने से लेकर मरने तक की योजना है, हर जगह फ्री ऑफ कास्ट, आप बहुत बड़ी मदद आप कर रहे हो। लेकिन इन लोक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वोट के रूप में हमें क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है? उसके पीछे आज भी मुख्यमंत्री जी से हमने कहा भी है और अजय जामवाल जी बोला, क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? किसी योजना में कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है। यानी हम गांव में रहते हैं, हमारे कहने से एक किसी प्रधानमंत्री आवास किसी को नहीं मिल सकता है, किसी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल सकती है। फिर वो हमें क्यों महत्व देगा? हमें क्यों महत्व देगा? उसका क्या एहसान है? और फिर इस सिस्टम में कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार न हो, जिसमें रिश्वत न लगती हो। यानी एक प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत होता है तो हर किस्त में 5,000 रुपया वहां का। अगर आज गोपनीय सर्वे कोई कर ले, मैंने सरकार ही अपना कोई एक व्यक्ति लगा के गोपनीय सर्वे करा ले कि प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं हैं, किस योजना में जितने भी लोगों को पैसा सरकार ने दिया, एक भी ऐसी योजना नहीं होगी और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने रिश्वत न दी होगा। सिर्फ उसी भर में नहीं, प्रधानमंत्री आवास मतलब किसी भी योजना, आप कन्या का पैसा लेने जाओ तो, फिर आप वृद्धावस्था पेंशन ले जाओ तो, गरीबी रेखा का चयन करने जाओ तो, आप किसी गांव में। मजेदार बात अभी आप तो ये चलिए कि यहाँ नेता, एक मुख्यमंत्री शादी की योजना है, वो शादी की योजनाओं में विधायक या सांसद उपस्थित होते हैं, तो वहां जो उनको पायल बांटी जाती है, कही जाती है चांदी की पायल। माने उस पायल को कोई भी अंधा आदमी देख करके कह देगा कि ये गिलट किया है आप। ठीक। अब आपको वहाँ अगर शादी में सिलाई मशीन दी जा रही है तो उस मशीन का रेट कुछ होगा, मिलेगा, सप्लाई किसी और कुछ। पलंग बताई कुछ जाएगी, दी कुछ जाएगी, गद्दे आपको दिए कुछ जाएंगे, बताई कुछ जाएंगे। तो जब आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में ही बैठ करके, माने उनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की नदी नहीं, भ्रष्टाचार का समुंदर बह रहा है, और तो आप ये कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो वोट में कैसे कन्वर्ट होगा? अच्छा, हो क्या रहा है आपके केशव जी? कहीं भी आप गाड़ी उठा किसी गांव चले जाओ जी, और जाके वहाँ पूछो यार कि यार वृद्धावस्था, ये आपके विधवा कितनी महिलाएं यहाँ पे, यहाँ वृद्धावस्था कितनी पेंशन है, कितनी मिल रही है?
आपको हर गरीबी रेखा के चयन में, वृद्धावस्था पेंशन में उसी को नहीं मिल रहे जिसके लिए ये योजना बनाई गई है कि उस गरीब के पास 6,000 7,000 देने के लिए तहसील में नहीं है तो उसका गरीबी का कार्ड नहीं बन रहा है, जिसके लिए योजना बनी है। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है, जिन लोगों के पास कार है, जिनके पास ट्रैक्टर है, वो प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है उसको, गरीबी रेखा में उसका चयन भी है और उसको सब लाभ मिल रहा है। मजेदार बात ये होती है कि जिन गरीबी रेखाओं में जिन लोगों को अनाज सरकार दे रही है, हमने खुद एक बार एक अनाज मैंने राशन की दुकान में देखा कि एक आदमी कार से राशन लेने आया, कार से 60-70 मोटरसाइकिल। एक दिन हम अपने गांव जा रहे थे तो देखा 60-70 मोटरसाइकिल खड़ी है। हमें ये शंका हुई कोई मर गया इनके यहाँ, तो गाड़ी रोक दी। हमने कौन क्या हो गया भाई? बोले कुछ नहीं भैया, राशन वो गरीबी रेखा कार्ड वो गल्ला बट रहा है। मतलब गरीबी रेखा का गल्ला लेने के लिए 60-100 मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं और 4 व्हीलर खड़े होते हैं आपके। तो फिर गरीब कैसे हुए? फिर ये देख लीजिए आप, और उसका लाभ कैसे मिलेगा? जिसको आवश्यकता ही नहीं है वो उस घर का लड़का। हम कई बार ये कहते हैं कि भाई अगर आप गरीबी रेखा का कार्ड बना रहे हैं तो आज मैंने अगर हिंदुस्तान के अंदर 70% गरीबी दूर करना हो तो आप शराब को आधार कार्ड से जोड़ दीजिए आप, कि मैंने शराब उसी को मिलेगी जो अपना आधार कार्ड दिखाएगा, और जैसे आधार कार्ड दिखाएगा तो जो आदमी शराब पी रहा है वो अपने आप गरीब नहीं है। तो 70% गरीबी अपने आप इस हिंदुस्तान से दूर हो जाएगी। लेकिन सरकारें भी ऐसा लगता है कि वो गरीबी को दूर करना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ वोट लेने का एक मानिए जो ये सब सारी चीजें हैं वो माध्यम बनाते हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर हुआ, वो कोई भाजपा और कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहां भी जो सत्ता में सरकारें हैं वो सरकारें टैक्स पेयर के पैसे से वोटर को घूस दे के वोट लेना चाहती है। ये माने सीधे रिश्वत न दे करके किसी को गल्ले का, किसी को किसी किसानों, माने वो सीधे रिश्वत ही है आपके, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से। जबकि कायदे से 2-3 चीजों पर सरकार को कायदे से फोकस करना चाहिए कि शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, चिकित्सा बेहतर से बेहतर हो, तो वहाँ सरकार का ध्यान नहीं है, माने तरीके का ध्यान ये है। पुष्पेंद्र जी, जिले में भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें हैं, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें आ सकती हैं? माने क्लियर कट आप ये कह सकते हैं क्या कि कोई सीट हम जीत रहे हैं 7 में? मेरी नज़र में कोई सीट नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। अच्छा, संघर्ष के बाद भी आप कितनी सीट, माने अगर संघर्ष हुआ तो आप हम कितनी सीट मान सकते हैं? अब ये निर्भर करता है कि अपना विरोधी प्रत्याशी कैसे आ रहे हैं जी। कई जगह कांग्रेस के अंतर्कलह का लाभ हमें मिल सकता है, कई जगह अगर अच्छे प्रत्याशी आए तो हमें नहीं मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी कैसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है जिनको भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता वैचारिक आधार पर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो सीट नहीं जीत सकते आप। जब भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी बनी है, अंतरकलह होता था लेकिन अंतरकलह कभी सड़कों पे नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके का अंतरकलह अब सड़कों पे दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम सतना की बात करें तो नारायण त्रिपाठी ने सांसद के बारे में बोला, सांसद ने नारायण त्रिपाठी के बारे में बोल दिया। सागर में बात करें तो गोपाल भार्गव जो है वो भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। माने तो जो जिस तरीके की स्थितियाँ आज के तारीख में प्रदेश में बन रही हैं या प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं, तो ये जिस तरीके का अंतरकलह सड़कों पे आ गया है, उस अंतरकलह का 2023 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? आप ये सोचिए कि जब भाजपा को हराने में लग जाएगी जी, उसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? जी। तो मतलब जो स्थिति कभी कांग्रेस की होती थी कि कांग्रेस से लड़ती थी, हाँ। वो रोग हम माने इस 20 साल में और कुछ कर पाए हो या ना कर पाए हो, लेकिन इस 20 साल में हमने जो कांग्रेस का जातीय रोग था, हाँ। जातीय गुण था, हाँ। वो हमने स्वीकार कर लिया है। उनसे हमने कुछ लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन हमने ये गुण वहाँ से स्थानांतरित अपने पास उसका एक कारण और भी है कि हम जब विचार से हट जाएंगे, हम किस लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने 30 साल संघर्ष किया अपने जीवन के लगाए विचार के कारण, विचार के लिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। 80 में तो दूर तक नहीं होता था कोई हमारा पार्षद ही बनेगा, विधायक की तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया। हमारा 2 कार्यकर्ता अगर किसी गांव में रहते थे तो वो बिल्कुल स्तंभ थे हमारे, वो हिलने डुलने, उनको कोई स्वार्थ कोई लालच उनको नहीं तोड़ सकता था। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया मिस्ड कॉल लगा करके। आज जितने वोट, अभी टिकुरिया टोला का चुनाव का उदाहरण है कि हमारे वहाँ सदस्य 1000-1200 यार, और हम वोट 500 पा रहे हैं, तो हमारी सदस्यता की विश्वसनीयता कितनी रह गई है? पहले जो परंपरा थी, हमें नहीं कहते टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, नए सिरे से अपन को सोचना पड़ेगा, लेकिन जब हम किसी को
सदस्य बनाने के लिए उसके घर जाते थे, उसी घर में बैठते थे। याद है, बहुत वरिष्ठ लोग। मैं उसको जब सदस्य बनाया था तो दादा सुखेंद्र सिंह, रामित गुप्ता, लालजी अग्रवाल, मागीराम गुप्ता मेरे गांव गए थे यार। अब वो जीवन भर वो एहसान, वो सम्मान कभी नहीं भूल पाया आदमी कि हमें कोई ऐसा काम न करना चाहिए कि इन वरिष्ठों ने हमें सदस्य बनाया। और आज हम मिस्ड कॉल से जब सदस्य बना ले तो साला वो मिसडे हो रहा, कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस तरीके से आपने मिस्ड कॉल से उनको सदस्य बनाया, वैसे वो नहीं कहता कि मिस फायर हो गया, मिसफायर हो तो गया। मिस फायर हो रहा है। अब आज की पार्टी चलाई जा रही है आपकी कि ददोली पांडे की वार्ड में बैठक है, बैठक में 10-15 लोग कोई भी इकट्ठा हो गए, उससे जान नहीं है, उसकी फोटो खिंच गई, फोटो हमने व्हाट्सएप से प्रदेश कार्यालय भेज दिया, प्रदेश कार्यालय ने मान लिया कि हमारा कार्यक्रम हो गया आपके। तो जब सिर्फ फोटोग्राफ पे आप पार्टी चलाना चाहोगे, व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो रहा कार्यकर्ता से कार्यकर्ता या कि कार्यकर्ता का जनता से, तो आत्मीयता कहाँ से होगी आपकी? आपकी पूरे ज़िले में एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचान थी। प्रदेश में भी जहाँ भी आप गए हैं तो आपको लोगों ने एक ओजस्वी वक्ता के रूप में इज्जत दी, महत्व दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब प्रचार होता है, भाषण होता है, तो एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये लोग भाषण देंगे। तो इस तरीके से कहीं भी माने आपके जैसे माने चिंतन करने वाले व्यक्ति का, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में मैं तो 20 साल से कहीं कोई उपयोग नहीं देख रहा हूँ, ना जिले में ना प्रदेश में। चिंतन ऐसा होता केशव जी के भी रह का बाई इलेक्शन चुनाव हो रहा था जी, हमें एक ग्राम केंद्र का प्रभारी बनाया गया था जी। एक ग्राम केंद्र में 8-10 मतलब मतदान केंद्र थे, उसका प्रभारी हम थे। हमारे प्रभारी बाबूलाल पटेल थे, उनके प्रभारी विजय तिवारी थे, उनके प्रभारी राजेश पांडे थे, बिसाहू लाल जी थे, सब थे। एक 7-8 प्रभारियों की कड़ी थी। तमाम प्रभारी जो थे वो हमको महाराष्ट्र भेजा गया 25 दिन के लिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव 2005 इसके पहले वाला जब सरकार भाजपा की बनी थी, फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने थे, हमको बिहार भेजा गया। हमको आपके बिलासपुर दिलीप सिंह जी 2 के चुनाव में 1 महीने के लिए वहाँ भेजा गया, चंद्रमणि जी के चुनाव में भेजा गया, बुधनी भेजा गया, बड़ा मलारा भेजा गया, और हमको अपने ज़िले में एक ग्राम केंद्र का प्रभारी बनाया गया। तो जब किसी कार्यकर्ता को अपमान करने की दृष्टिकोण से आप जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उसकी योग्यता के कहीं मापदंड नहीं है, तो फिर कार्यकर्ता तो काम करेगा। जो उस पीढ़ी के कार्यकर्ता है वो फिर भी जाएंगे। हम गए क्योंकि उस पीढ़ी के ही कार्यकर्ता हैं, इसलिए आडवाणी जी शांत बैठ गए। उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मुरली मनोहर जोशी जी बैठ गए। नहीं, अगर उस पीढ़ी के कार्यकर्ता नहीं होते, तो आज के कार्यकर्ता होते, तो वो भी माने उनको भी कोई तस्तरी में सजा करके बुला लेता कि आप आइए। माने वो फिर मार्गदर्शक मंडल की चीजें नहीं होती आपके। तो अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमने उनको मार्गदर्शक मंडल बना करके और मैंने सत्ता की चाबुक से मार के बैठा दिया, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका सिद्धांत था, ये उनके संस्कार थे, इस कारण से वो चुप होकर के वो सारा नज़ारा देख रहे हैं। बाकी मजबूरी हमारी कोई नहीं है। बाकी वो तुम्हारे सत्ता के हंटर से नहीं डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं आपके। तो ऐसे में सिर्फ अकेले मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वहाँ पे दादा का परिवार है, रैगांव में दादा के परिवार की क्या भूमिका है सब लोग जानते हैं। अरविंदा की कोई ड्यूटी नहीं थी, अंजुबा भी कोई ड्यूटी नहीं थी। ऐसे वहाँ पे हीरा जी पुराने जो मंडल अध्यक्ष हमारे 2 बार के रहे हैं, पवन मिश्रा जी थे ना, कोई भूमिका इन लोगों को नहीं दी गई थी आपके, जो 2 बार उस रैगांव विधानसभा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारे टाइम के मंडल अध्यक्ष ऑलमोस्ट विधायक के स्तर का आदमी होता था आपके। उसकी पूरे मंडल में एक ऐसा सम्मान रहता था, विश्व सम्मान, कि कहीं भी बैठ जाए वो, कहीं भी चला जाए तो लोग बाग उसका सम्मान करने से नहीं चूकते थे। अब वोट डाइवर्ट करते थे वो अपने। वैचारिक रूप से वो इतने समृद्ध होते थे कि वो माने समाज में उनका अपना एक स्थान होता था। आज क्या हो गया, अब विधायक जी हैं, अपने किसी के कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष बना दिया, फिर उसको एक गेहूँ खरीदी केंद्र, धान खरीदी केंद्र दिलवा दिया, तो उसी में प्रसन्न है। हाँ, चोरी करने लगा, और चोरी करने लगा आपके। तो विधायक के पीछे पीछे घूम रहा है कि विधायक जी रहे आएंगे तो हमको ये मिला रहेगा, नहीं तो हमारा कैसे चलेगा। तो जब पैसा ओरिएंटेड संगठन चलने लगेगा, जब पैसा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, विचार महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, तो यही दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत ही सार्थक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस सार्थक चर्चा से कुछ सुधार करना चाहेगी, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बेहतर परिणाम 2023 के पहले आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है
कि पूरे मन से, साफ सुथरे मन से उन चीज़ों को स्वीकार करने की। तो बहुत बहुत प्रणाम।